वेलकम एस्पिरेंट्स टू करंट अफेयर्स एंड जीके यूट्यूब चैनल। आज हम इन कॉम्प्लेक्स न्यूज़ टॉपिक्स को एक सिनेमैटिक और स्ट्रक्चर्ड विश्लेषण के जरिए कवर करेंगे। करंट इवेंट्स और हिस्ट्री का बहुत गहरा रिश्ता होता है और एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर इस रिश्ते की तह तक जाना बेहद जरूरी है। बिना किसी देरी के चलिए आज के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। क्या ग्लोबल इकोनॉमी अपनी सांस रोके बैठी है या 2008 जैसी किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही है? दुनिया भर के बाजारों में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा है। एक तरफ इन्फ्लेशन का डर, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। ऐसे माहौल में घबराना नहीं है, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स वेब को मिलकर डिकोड करना है। इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसी शांति आती है, एक बड़ा बदलाव जरूर आकर लेता है। चलिए पहले अहम मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसने पूरे मार्केट को होल्ड पर रखा है। आरबीआई ने अपना रिपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा है। यह लगातार 5वीं बार है जब रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टैंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बैकग्राउंड याद रखना जरूरी है। रिपो रेट को एक वाटर वाल्व की तरह सोचा जा सकता है जो इकोनॉमी में पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है। वाल्व टाइट किया तो पैसा कम निकलेगा, जिससे महंगाई पर लगाम लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे पास्ट में आरबीआई ने कई फाइनेंशियल क्राइसिस को इस एक वाल्व से सक्सेसफुली कंट्रोल किया था। और ये ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट कितना दिलचस्प है। एक तरफ इंडिया का स्टेडी 5.25% और दूसरी तरफ वेस्ट अफ्रीका में द गैम्बिया का सीधा 14%। गैम्बिया ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी रेट को 14% पर रखा है, एक बेहद कॉशियस स्टैंस के साथ, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल इकोनॉमीज में ग्लोबल शॉक्स और फूड प्राइसेस का दबाव बहुत ज्यादा होता है। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के लिए ये एक परफेक्ट कंपैरेटिव केस स्टडी बनती है। ये क्लियरली दर्शाता है कि कैसे अलग अलग इकोनॉमीज अपने इंटरनल हालात और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज के हिसाब से अपने इंटरेस्ट रेट सेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। महंगाई का तनाव थोड़ा शांत तो हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आरबीआई ने FY27 का इन्फ्लेशन फोरकास्ट घटाकर 5% कर दिया है। अब क्वार्टरली फिगर्स पर नजर डालें तो Q2 में 4.7%, Q3 में 5.9% और Q4 में 5.5% का अनुमान है। इसमें फूड और फ्यूल प्राइसेस का सबसे बड़ा किरदार है। एल नीनो और इर्रेगुलर मॉनसून का इस इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम पिछले दशकों का इतिहास उठाकर देखें तो मॉनसून की नाकामी ने कई बार बड़ी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस पैदा की हैं। इसलिए इन्फ्लेशन ट्रैकिंग एक कोर सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन जाती है। दलाल स्ट्रीट पर बुल्स और बेयर्स की भयंकर जंग चल रही है। सेंसेक्स 77,540 और निफ्टी 24,252 पर आकर रुक गए हैं। अगर हाल ही के लाइव मिंट एडिटोरियल को डीकोड किया जाए तो समझ आता है कि मार्केट यूएस बॉन्ड्स और ताइवान की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण भारी वॉलेटिलिटी फेस कर रहा है। ग्लोबल इवेंट्स का लोकल मार्केट्स पर असर इंटरकनेक्टिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉलोनियल एरा में फॉरेन पॉलिसीज का असर सीधे इंडियन ट्रेड रूट्स पर पड़ता था। दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली हलचल आज सीधे घरेलू बाजारों में भूकंप ला देती है। समुंदर की एक ऐसी पतली गली जहां से गुजरता है दुनिया भर का तेल। मिडिल ईस्ट से आती ये खबर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए बहुत बड़ी है। ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मैनेज करने के लिए एक हिस्टोरिक पैक्ट फाइनल कर रहे हैं। बैकग्राउंड ये है कि यूएस ब्लॉकेड्स के बाद ईरान ने इस शिप ट्रांजिट रूट को एक्टिवली कंट्रोल करने की कोशिश की है। याद रखने के लिए इस पतली गली को एंशिएंट चोला एम्पायर के मैरिटाइम चोक पॉइंट से कंपेयर किया जा सकता है, जिन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर अपना दबदबा बनाया था। ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों नज़रिए से ये रीजन बहुत ही क्रूशल है। मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने की एक और डिप्लोमेटिक कोशिश हो रही है। जैरेड कुशनर एक गाजा रोड मैप सामने लाए हैं, जिसमें एक यूएस बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र है। ये एक यूएस क्रिएटेड एंटिटी है जिसका मकसद हमास को कंप्लीटली डिसआर्म करना है, इससे पहले कि इजराइल गाजा से अपनी सेना हटाए। इसे एक कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह समझा जा सकता है, जो कंपनी छोड़ने से पहले सब कुछ कंप्लीटली क्लीन और रिस्क फ्री चाहता है। मेंस एग्जाम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर आंसर्स लिखते वक्त ऐसी डेवलपमेंट्स का जिक्र करना हमेशा मार्क्स में एज दिला सकता है। एक रियल एस्टेट साम्राज्य जो पत्ते के महल की तरह ढेर हो गया। चाइना की इकोनॉमी की नींव हिलाने वाले एवरग्रांडे क्राइसिस का फाइनल चैप्टर अब लिखा जा चुका है। कंपनी पर 15.8 बिलियन युआन का मैसिव फाइन लगाया गया है और सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि इसके फाउंडर हुई कायान को फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। याद रखने का आसान तरीका यह है कि एवरग्रांड अब पूरी तरह से एवरग्राउंडेड हो चुका है। ये 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा ही एक बड़ा हिस्टोरिकल कोलैप्स है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट के फेलियर्स की एक परफेक्ट ग्लोबल केस स्टडी बनता है। प्रकृति का रौद्र रूप
ईस्टर्न चाइना में टाइफून डॉल्फिन ने ऐसी तबाही मचाई है कि करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों को तुरंत इवैक्यूएट होना पड़ा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये सीधा टॉपिक बन जाता है। क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग ओशंस की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉल्फिन नाम सुनने में भले ही शांत लगता हो, पर इस टाइफून ने एनवायरनमेंट में असली सुनामी ला दी है। ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स दिमाग में तेजी से रजिस्टर होते हैं। जब जंगल का राजा इंसानों के इलाके में आए तो नतीजा क्या होता है? तमिलनाडु के नीलगिरीज में एक मॉनिटरिंग टाइगर ने हाल ही में 2 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बड़ा कैप्चर ऑपरेशन चलाना पड़ा। ये एक बेसिक सवाल खड़ा करता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? बढ़ती आबादी या लगातार सिकुड़ते जंगल? एग्जाम के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर के प्रोविजंस यहाँ डीपली अप्लाई होते हैं। एक हिस्टोरिकल लेंस से देखा जाए तो मैन वर्सेस वाइल्ड का ये स्ट्रगल तब से चला आ रहा है जब से हमने डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट क्लियर करने शुरू किए थे। साइंस एंड टेक सेक्टर से एक बहुत पॉजिटिव और राहत भरी न्यूज़ है। इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ने पर जो पैनिक फैला था, उस पर आईसीएमआर ने ओपनली कंफर्म किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन डिटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में 1918 के स्पेनिश फ्लू या 2009 के H1N1 आउटब्रेक जैसी तबाहियों को देखा गया है, इसलिए वायरोलॉजी सर्वेलेंस आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। प्री मानसून या पोस्ट मानसून सीजन्स में इन स्ट्रेन्स को लगातार ट्रैक करना पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का एक बेहद क्रिटिकल हिस्सा है। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसने भीड़ को सड़कों पर उतार दिया। कोलकाता के टॉलीगंज में एक पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस जो वक्फ लैंड पर बना था, उसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इल्लीगल मानकर गिराने की कोशिश की। इसके बाद वहां भारी प्रोटेस्ट और मॉब रिटेलिएशन देखा गया। जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए यहां वक्फ को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। वक्फ दरअसल एक इस्लामिक एंडाउनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है जिसे रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए रखा जाता है। इस पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमेशा से एक हाईली सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा रहा है, जिसे बिना किसी बायस के स्ट्रेटेजिकली समझना एक सिविल सर्वेंट के लिए अनिवार्य है। 7 समुंदर पार से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। न्यूयॉर्क में पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के एक 28 साल के एमिग्रेंट गुरदीप सिंह की हत्या कर दी गई है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन ने अथॉरिटीज से स्ट्रॉन्गर एक्शन और जस्टिस की पुरजोर मांग की है। ये मुद्दा सीधे तौर पर इंटरनेशनल डायस्पोरा इश्यूज से जुड़ता है। देश के बाहर रह रहे नागरिकों की सेफ्टी इंश्योर करना किसी भी देश की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज होता है, और डिप्लोमेटिक ड्यूटी में डायस्पोरा का ध्यान रखना सबसे ऊपर आता है। खेल की दुनिया से कुछ क्विक अपडेट्स लेते हैं। 4 टाइम आईपीएल चैंपियन और वेटरन लेग स्पिनर करण शर्मा ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और दूसरी तरफ इंडिया की स्टार वेटलिफ्टर और ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू एशियन गेम्स 2026 जो कि आईची नगोया जापान में होने वाले हैं, वहां इंडिया की वेटलिफ्टिंग स्क्वाड को लीड करने जा रही हैं। उनकी पूरी नज़र अपने मेडन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल पर टिकी है। स्टेट पीएससीज और यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स के ऐसे डायरेक्ट फैक्ट्स अक्सर सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस रैपिड फायर मेंस क्विज। इन 5 सवालों के जवाब जल्दी से अपने दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। पहला, आरबीआई का करंट रेपो रेट क्या है और इसे कौन डिसाइड करता है? दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 मजबूत देशों के बीच एक इंपॉर्टेंट मैरिटाइम चोक पॉइंट है? तीसरा, हुई काय यान किस रियल एस्टेट कंपनी के फाउंडर थे जिन्हें हाल ही में उम्र कैद हुई? चौथा, टाइफून डॉल्फिन ने किस देश में हाहाकार मचाया? और आखिरी, पॉलिटी के टर्म्स में वक्फ प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इन सवालों पर विचार कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। तैयारी करने वाले सभी साथियों, हिम्मत मत हारना, लगान और मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज के इस विश्लेषण में हमने टॉप करंट अफेयर्स को एक स्ट्रक्चर्ड कहानी की तरह समझा। जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आज के ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजंस और लगातार मिल रही क्लाइमेट वार्निंग्स हमें एक बेहतर कल की ओर ले जा रहे हैं, या हिस्ट्री अपने आप को किसी नए रूप में फिर से दोहराएगी? सोचिए और अपने क्विज आंसर्स के साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।